पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सेंगोल को तो स्थापित किया गया और हमने वो तस्वीर भी देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साष्टांग प्रणाम करते हुए सेंगोल को नजर आए। और उसके साथ ही पूरे रीति रिवाज के साथ, क्योंकि हमने देखा हिंदू परंपरा में जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो पूजा अर्चना की जाती है। आप कैसे देखते हैं इस नई संसद को? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि आज नया पार्लियामेंट का उद्घाटन है। सब पूरे देश को मुबारकबाद। और सारे धर्मों की, चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म, सारे धर्मों की पूजा की गई वहाँ पे उस टाइम पे। बड़ी अच्छी बात है। अब आप देखिए ये जो संसद का जो पूरा डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर जो है 1911 से लेकर 1931 तक, ये बेसिकली सर एडविन लुटियन और मिस्टर बेकर के ने किया था पूरा डिज़ाइन। 1921 से लेके 1921 में इसका पार्लियामेंट, जो ओल्ड पार्लियामेंट है, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1927 में ये एक्चुअली कमीशन हुआ पार्लियामेंट। अब 1956 में इसमें और जाके 2 स्टोरी और ऐड किए गए और 2006 में पार्लियामेंट म्यूजियम का इसमें भी उद्घाटन किया गया। अब देखिए इसमें जो क्षमता है वो 544 सीट्स, जो कि लोकसभा है, जो लोअर हाउस है, मगर थोड़ा ये फ्यूचरिस्टिक था थोड़ा, क्योंकि अब आगे जाके, क्योंकि एक 1971 का एक लिमिटाइजेशन है, उसके मुताबिक कि इतनी सीटें पार्लियामेंट में होनी चाहिए। अब जाके सुनने में आ रहा है कि 884 सीट्स की नए पार्लियामेंट होंगी इसमें, क्योंकि पहले थोड़ा क्रैम्प था और उसमें सिक्योरिटी इशू भी आता था उसमें, और दूसरे रो के बाद कोई सीटें नहीं थी, ऐसा सुनने को आया। मैं तो अंदर गया नहीं, मगर मैंने सुना है कि ऐसा है। तो इसमें ये एक तरक्की की राहत पे है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ था, और आज से 15 साल पहले उस टाइम पे जब कर्तव्य पथ, तब राजपथ पे मैंने तब राष्ट्रपति को सलामी दी थी। तब मैं 26 जनवरी की परेड लीड की थी, मैंने असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता 2 फ्रैक्चर्ड पाँव के साथ, फिर भी मैंने किया। तो इसमें यह है कि हिंदुस्तान एक तरक्की के रास्ते पे है, आगे लोग हमें देख रहे हैं। इसमें जो बाहर से कोई आता है हिंदुस्तान, वो आता है एक सोच के कि हमें गरीब देश देखना है, भूखे लोग, बैलगाड़ी, गांव, वो ऐसी ओपिनियन बना के आता है। लेकिन जब वो हकीकत में ऑन ग्राउंड हिंदुस्तान में आता है, वो खुद कहता है विदेशी कि हमको उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी अच्छी डेवलपमेंट है, यहाँ पे इतने मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न गाड़ियाँ हैं, सड़कें हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की हमको उम्मीद नहीं थी। तो हिंदुस्तान एक तरक्की की राहत में है और इसमें हम सबको एज इंडियंस, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी, ओपोजिशन, लीडिंग पार्टी नहीं, एज इंडियंस एकजुट होके सबको दिखना चाहिए इसको आगे ऐसे। बिल्कुल, हिंदुस्तान तरक्की की राह पर है और कैसे लगातार देश जो है वो आत्मनिर्भर हो रहा है और कैसे 75 साल के आजाद हिंदुस्तान ने इस नई संसद को बनाया है। मामले को लेकर आगे राजनीति भी होती नजर आए। मेजर अली शाह, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने सुना है कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस की तरफ से अखंड भारत को लेकर जिक्र होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम आकृतियां इस नई संसद में उकेरी गई हैं, लेकिन अगर ये अखंड भारत का नक्शा यहाँ पर लगा है तो इसके मायने आप कैसे समझते हैं और क्या भारत अखंड भारत की तरफ बढ़ रहा है? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हमारा देश तरक्की की राह पे है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम लोग इतनी इंटरनेशनल कम्युनिटी में हिंदुस्तान का नाम इतना आगे बढ़ चुका है कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान को रिस्पेक्ट से देख रही है। आज की तारीख में आप देख लीजिए, अभी कश्मीर में अभी कुछ दिन पहले अभी G20 समिट हुआ। आप देखिए 60 से ज्यादा फॉरेन डेलीगेट्स, लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स यहाँ पे आए थे, हिंदुस्तान में आए थे। आप देखिए कितने, मतलब G7 कंट्रीज, जापान में G7 कंट्री हुई, वहाँ पे हिरोशिमा की मीटिंग हुई, हिरोशिमा नागासाकी, जहाँ पे आज तक लोग कांपते हैं उनके नाम से। वहाँ पे हिंदुस्तान तो मेंबर भी नहीं है G7 का, लेकिन हिंदुस्तान को खास तौर से न्योता मिला कि आके जापान में आप आइए, अपनी बात रखिए, आप आके विटनेस करिए G7 कंट्रीज की मेंबरशिप। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो है एक विश्व गुरु बन रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। और ये बहुत जल्दी है, हम लोग आज आत्मनिर्भर हैं, अपने पाँव पे खड़े हैं। एक ज़माना था जब हम मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए अमेरिका, इजराइल, रूस की तरफ देखते थे कि अरे भाई ये हमारे बहुत बड़े हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान इस मुकाम पे पहुंच गया है कि हिंदुस्तान की तरह हमारे राजनाथ सिंह साहब ने कहा है ना, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, मेक इन इंडिया की नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए। तो हम फिलीपींस जैसे अन्य देशों के लिए हम डिफेंस इक्विपमेंट बना के भेज रहे हैं। तो आप देखिए, जब रूस और यूक्रेन का जंग छिड़ा था, हमने जब ऑपरेशन गंगा चलाया था, तो बड़े सक्सेसफुली 28,000 से ज़्यादा लोग हम वहाँ, बच्चे अपने वहाँ से हम बहुत ही महफूज तरीके से हिंदुस्तान लेकर आए थे। जंग कभी रुकता नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया गया हिंदुस्तान के लिए
जब रूस और यूक्रेन का जंग कुछ घंटों के लिए, कुछ टाइम के लिए रुका, तो इस तरीके से पाकिस्तानी भी हिंदुस्तान का झंडा अपने बस पे लगा के जा रहे थे कवच की तरह, कि अगर हाँ हिंदुस्तान का झंडा लगाओगे तो भैया आप महफूज रहोगे। तो हिंदुस्तान का जो रिस्पेक्ट है आज की तारीख में वो बहुत अच्छा है। तो हमें एकता रखनी चाहिए एक्चुअली। और एक्चुअली एक और बात है कि कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट को भी आके रीच आउट करना चाहिए आम इंसान को या ऑपोजिशन पार्टीज को, और एक कम्युनिकेशन का चैनल खुला रहना चाहिए ताकि किसी को भी अंदर कोई एक वो भावना नहीं रहे कि उनकी बात नहीं रखी गई। तो उस तरीके से बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि हम बिल्कुल परफेक्ट है, हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है। हिंदुस्तान एक तरफ रूस से भी सस्ता तेल खरीदता है। नाटो राष्ट्रों को प्रॉब्लम होती है तो मत लो, अगर उनको आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हम सस्ता तेल खरीद के आपको बेच रहे हैं तो मत लो नाटो राष्ट्र की बात है, सिंपल सी बात है। तो हिंदुस्तान आज की तारीख में, और मेरे को बहुत गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमको एकता रखनी चाहिए। अगर हम पूरा देश अगर एक हो जाए, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं, कोई भेदभाव नहीं, भाई मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमें सुपर पावर बनने से कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी हमको। जी बिल्कुल, जिस सुपर पावर का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का हमेशा जिक्र करते रहे हैं।